नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार अभय न्यूज के 22 मई शनिवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। उज्जैन के देवास रोड स्थित सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा कर रहे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ब्लैक फंगस को लेकर एक अजीब बयान दे डाला। दरअसल प्रदेश में ब्लैक फंगस की स्थिति पर चर्चा कर रहे कमलनाथ ने कहा कि ब्लैक फंगस मास्क लगाने के कारण हो रहा है। लोग 2-3 दिन एक ही मास्क लगा रहे हैं। मास्क में सांस लेने के कारण फंगस पैदा हो रहा है। हालांकि उन्होंने साथ ही ऑक्सीजन मास्क के प्लास्टिक से भी फंगस के ब्रीड होने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसी और देश में ब्लैक फंगस नहीं आया। साथ ही उन्होंने पत्रकार वार्ता में मौजूद पत्रकारों को भी मास्क प्रतिदिन बदलने और धोने की सलाह दी। फंगस का क्या ब्लैक फंगस का इंजेक्शन है? आज ब्लैक फंगस का इंजेक्शन नहीं है। पता नहीं व्हाइट फंगस क्या होता है। उज्जैन में 4 लोग मर गए और ये फंगस ये बता भी नहीं सकते ये फंगस हो क्यों रहा है। इसका कारण आज सुबह मैं पढ़ रहा था, मुझे किसी ने भेजा। ये अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर है। ये मैं आप लोगों को सावधान करना चाहता हूँ। ब्लैक फंगस हो रहा है इस मास्क से कि आप ये मास्क में सांस लेते हैं, 3-4 दिन 5 दिन चलता है। ये जो आपकी सांस है ये वो फंगस पैदा करता है। दूसरे दिन आप ये फिर से मास्क लगा लेते हैं। जब आप ये मास्क लगा लेते हैं वो फंगस और बढ़ जाता है। ये दूसरी चीज़ है, जो ऑक्सीजन लगाते हैं वो प्लास्टिक है। वो प्लास्टिक से ये फंगस ब्रीड होता है, उगता है ये फंगस। ये 2 कारण है जिससे ब्लैक फंगस हो रहा है। किसी और देश में जहाँ कोविड हुआ ब्लैक फंगस नहीं आया, आपने कहीं पढ़ा? तो आप लोग भी ज़रा सावधान रहिएगा। ये मास्क जितना धो सके धो दीजिए हर 2 दिन, नहीं तो ये ब्लैक फंगस ये कोविड से अलग है। उज्जैन के कोठी महल स्थित बृहस्पति भवन में शनिवार को उज्जैन के प्रभारी मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया और उज्जैन उत्तर के विधायक ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस माध्यम से वर्तमान सरकार द्वारा कोविड काल में की गई चिकित्सकीय व्यवस्था और विकास कार्यों को गिनाया गया। जिले के प्रभारी मंत्री मोहन यादव ने बताया कि अप्रैल की शुरुआत में जिले में केवल 437 ऑक्सीजन बेड उपलब्ध थे, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा लगातार कार्य करते हुए बेड की संख्या बढ़ाई गई। फलस्वरूप आज जिले में शासकीय और निजी अस्पताल मिलाकर 2600 ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि शहर की संक्रमण दर भी लगातार नियंत्रित की गई है। उज्जैन जिले में 7 अस्पताल संचालित हैं और हर 20 किलोमीटर की दूरी पर ऑक्सीजन बेड और चिकित्सकीय व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही शहर के विकास कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए प्रभारी मंत्री ने बताया कि फ्रीगंज के ब्रिज का निर्माण कार्य किसी कारणवश उलझन में पड़ गया था, लेकिन अब इसे मंजूरी मिल गई है। रेलवे ओवरब्रिज भी इसी बजट में तैयार कर लिए जाएंगे, जिससे शहर के ट्रैफिक में आने वाली समस्या खत्म होगी। लघु उद्योग के लिए भी विक्रम नगर इंडस्ट्रियल एरिया की 300 एकड़ जमीन MSME को दी गई है। उज्जैन उत्तर विधायक पारस जैन ने बताया कि इस महामारी में सरकार के साथ विभिन्न समाज के लोगों ने भी योगदान दिया है, जिस कारण ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों की संख्या कम हुई है। आज स्थिति यह है कि अस्पतालों में बेड खाली हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उज्जैन जिले को मिले मेडिकल कॉलेज के लिए नरेश जिनिंग फैक्ट्री की जगह को प्रस्तावित किया गया है। जीवाजीगंज अस्पताल को तोड़कर दोबारा बनाने की मांग की गई है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया कि जिस प्रकार तीसरी लहर के आने का अंदेशा जताया जा रहा है, उसके लिए हम अभी से अस्पतालों को अपडेट करने की योजना बना रहे हैं। जिले में ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के लिए सेंटर्स खोले जाएंगे। शहर के माधवनगर अस्पताल, आयुर्वेदिक अस्पताल और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में चल रहे कोविड सेंटर्स में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम चल रहा है, जो जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उज्जैन की जनता के लिए जल्द ही CT स्कैन मशीन का शुभारंभ भी किया जाएगा। साथ ही चरक अस्पताल में 8 वेंटिलेटर की व्यवस्था भी जल्द की जाएगी। उज्जैन सांसद ने आश्वासन दिया कि इस साल अंत तक मेडिकल कॉलेज का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने उज्जैन की ओर आने वाले सड़क मार्गों की विकास और अन्य योजनाओं के जल्द ही क्रियान्वयन की भी जानकारी दी। महाकाल मंदिर में लॉकडाउन के चलते भक्तों का प्रवेश बंद है, लेकिन मंदिर समिति इंटरनेट के माध्यम से प्रतिदिन होने वाली 5 आरती तथा संध्या आरती के समय होने वाले भगवान महाकाल के भांग श्रृंगार का लाइव प्रसारण कर रही है। IT शाखा के अनुसार YouTube के 43,000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं। वहीं मंदिर के फेसबुक पेज को 8 लाख से अधिक भक्त फॉलो करते हैं।
दर्शनार्थी भगवान के लाइव दर्शन करने के साथ ऑनलाइन दान भी कर रहे हैं। इससे मंदिर समिति को हर माह 1 से 1.5 लाख रुपए की आय हो रही है। सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल के अनुसार अप्रैल माह में ऑनलाइन दान से 1,04,413 रुपए प्राप्त हुए। वहीं मई माह में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा प्राप्त हो चुके हैं। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह एवं पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने शनिवार को बृहस्पति भवन में जिले के विभिन्न एसडीएम और उज्जैन शहर के इंसिडेंट कमांडर व पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर आगामी दिनों में कोरोना संक्रमण बढ़ने से रोकने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आने वाले 9 दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जिले में वर्तमान में पॉजिटिविटी दर कम हुई है, लेकिन इसको और अधिक नीचे ले जाने का काम सभी इंसिडेंट कमांडर, एसडीएम व एसडीओ पुलिस का है। वे 31 मई तक कड़ाई से जनता कर्फ्यू का पालन करवाएं। बैठक में अन्य निर्देश भी दिए गए जो इस प्रकार हैं। सर्वेक्षण का कार्य निरंतर जारी रहे तथा इसका फॉलोअप किया जाए। सभी फीवर क्लिनिक सक्रियता के साथ चालू रहे। ग्रामीण क्षेत्र की व मोहल्ले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी सक्रियता के साथ कार्य करे, यह सुनिश्चित किया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में सभी आरआरटी टीम के साथ एक पुलिस अधिकारी तैनात किया जाएगा। लेबोरेटरी से पॉजिटिव आने वाले मरीज के साथ साथ सीटी से पॉजिटिव आने वाले मरीजों की एक साथ सूची बनाकर आरआरटी टीम को मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए जाएं। 44 साल से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों के वैक्सीनेशन पर विशेष ध्यान दिया जाए। मोबाइल वैक्सीनेशन वैन द्वारा ऐसे क्षेत्रों में वैक्सीनेशन करने के निर्देश दिए गए जहां पर पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है। शहरी क्षेत्र में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। नई शिक्षा पद्धति के अनुसार विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र अब एनसीसी को ऐच्छिक विषय के रूप में चुन सकेंगे। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत स्नातक के छात्रों को यह विकल्प मिलेगा। 10वीं एमपी बटालियन एनसीसी के कमान अधिकारी कर्नल अरुणाभा कुंडू ने कहा कि इस नई पहल से एनसीसी के विद्यार्थी बी और सी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के साथ ही अब उच्च प्रशिक्षण के लिए अकादमिक क्रेडिट भी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही केंद्रीय और राज्य सरकार की रोजगार प्रोत्साहन योजनाओं में भी अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के पात्र हो सकेंगे। निजी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। डिग्री के साथ बोनस अंक भी मिलेंगे। एनसीसी को पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाएगा। इस पाठ्यक्रम को यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार 6 सेमेस्टर और 24 कैरेट पॉइंट विभाजित किया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शनिवार 22 मई को उज्जैन आए। लगभग 11 बजे पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर उतरे कमलनाथ सबसे पहले बाबा महाकाल के मंदिर पहुंचे और शिखर दर्शन किए। उसके बाद वे उज्जैन के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुल्तान शाह लाला के निधन पर उनके घर संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री उज्जैन प्रेस क्लब के अध्यक्ष विशाल हाडा के पिताजी की मृत्यु पर उनसे मिलने पहुंचे। यहां से वे प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नूरी खान के घर पहुंचे, जहां उन्होंने पिछले 17 मई को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राम चौधरी को फूल और ज्ञापन देने का प्रयास करने पर जेल भेज देने के मामले में नूरी खान से चर्चा की। वे यहां काफी देर रुके, जहां कई विषयों पर मंथन किया गया। सूत्रों के अनुसार कमलनाथ नूरी खान को शहर या जिले की कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं, लेकिन अभय न्यूज जैसे पहले भी आपको बता चुका है कि नूरी शहर या जिले के किसी भी पद पर रहना नहीं चाहती है। उनकी नजर प्रदेश स्तर पर है। नूरी खान से मिलने के बाद वे उज्जैन के शिक्षाविद और वरिष्ठ पत्रकार संदीप कुलश्रेष्ठ के घर भी पहुंचे। यहां उन्होंने पिछले दिनों कुलश्रेष्ठ परिवार के 2 सदस्यों की कोरोना महामारी से हुई मौत के बाद परिवार को सांत्वना दी और दिवंगत आत्मा के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वे सीधे उज्जैन के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पत्रकारों से रूबरू होते हुए प्रदेश और जिले के कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज वे महाकाल के दर्शन करने उज्जैन आए हैं और यहां प्रदेश के कोरोना महामारी से मुक्ति तथा प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य की कामना की है। उन्होंने कहा कि देश आज भाजपा सरकार के कारण पूरे विश्व में बदनाम हो रहा है। जो वायरस चीन से शुरू हुआ था, उसे आज पूरी दुनिया भारतीय वेरिएंट के नाम से पहचान रही है। विदेशों में रहने वाले हमारे छात्र और नौकरी पेशा लोगों से दूरी बनाई जा रही है। इस समय सरकार कोरोना से कम, आलोचनाओं से ज्यादा लड़ रही है। भाजपा सरकार कोविड मैनेजमेंट से ज्यादा इवेंट मैनेजमेंट में लगी हुई है। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में शमशान और कब्रिस्तान के रिकॉर्ड खंगाले जाएं तो मार्च अप्रैल में 1.25 लाख से ज्यादा लाशें पहुंची हैं। हालांकि 2 दिन से चल रहे उनके आग लगा देने वाले वीडियो के बारे में कमलनाथ बोले कि केवल 5 सेकंड का वीडियो वायरल किया जा रहा है। उसके आगे और पीछे का वीडियो नहीं दिखाया गया कि उसमें क्या कहा गया था।
गृह मंत्री द्वारा एफआईआर दर्ज कराने वाली बात पर उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जो एफआईआर फाइल करना है करे, मैं देश की जनता के साथ खड़ा रहूंगा। एफआईआर की चिंता नहीं है। प्रदेश सरकार के इशारे पर कांग्रेस नेताओं और पत्रकारों पर प्रकरण दर्ज करने के सवाल का जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बोले कि अधिकारियों को ध्यान रखना चाहिए कि कल के बाद परसों भी आएगा। प्रशासन से कहना चाहता हूं, आप अपना भविष्य भी सुरक्षित रखिएगा। ये कहेंगे मैं धमकी दे रहा हूं, मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, बल्कि मैं भी चाहता हूं कि इनका भविष्य सुरक्षित रहे। कुछ दिनों पहले उन्होंने प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप कांड की सीडी भी अपने पास होने की बात कही थी। पत्रकारों ने जब कमलनाथ से सीडी के बारे में जानकारी चाही तो वे बात को पलटते हुए कह गए कि बहुत सारी जानकारी है मेरे पास, कई लोगों के पास सीडी है। मैं सीडी वाली राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। सीडी से निवेश नहीं आएगा। मैं नहीं चाहता था कि मध्य प्रदेश बदनाम हो। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक नए तरह का माफिया आ गया है। पिछले दिनों प्रदेश में कोविड माफिया का जन्म हुआ है। दवाई, इंजेक्शन और अस्पतालों में बेड तक सभी के दाम लग रहे हैं। इस दौरान जिले के सभी वरिष्ठ नेता और कांग्रेस विधायकों के साथ कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी उनके साथ रहे। दवाइयों के लंबे बिलों से अब मिलेगा छुटकारा। पाएं एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की दवाइयां एवं निशुल्क घर पहुंच सेवा। पाएं सभी दवाइयों पर 12 से 80% का भारी डिस्काउंट। हमारा पता इजी मेडिकोस 7 बड़ा तेलीवाड़ा उज्जैन। शहर के मीनाश्री कॉम्प्लेक्स में स्थित दिवास डेंटल क्लिनिक को ब्लैक फंगस का इलाज करने का दावा करके मरीजों को भ्रमित करने को लेकर प्रशासन ने सील कर दिया। दरअसल मीनाश्री कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर वकार अहमद का दिवास डेंटल के नाम से क्लिनिक है। डॉक्टर ने परिचित के कहने पर ब्लैक फंगस का इंजेक्शन लिखा था। साथ ही एक जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। इसी शिकायत के चलते तहसीलदार पूनम तोमर और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्यवाही करते हुए क्लिनिक को सील कर दिया। इसको लेकर दिवास डेंटल केयर के डॉक्टर वकार अहमद ने अभय न्यूज को बताया कि कुछ दिन पहले पड़ोस की दुकान वाले अजय गुप्ता की बेटी स्नेहा गुप्ता को दांत में दर्द और सूजन की शिकायत हो रही थी, जिस पर मैंने पेशेंट को देखकर आगे रेफर कर दिया था, लेकिन उनकी जिद करने पर मैंने इंजेक्शन लिख कर दिया था। उसी पर्ची को आधार बनाकर प्रशासन ने कार्रवाई की है। डॉक्टर वकार का कहना है कि एम्स की गाइडलाइन के अनुसार उनको इलाज करने की पात्रता है और उन्होंने MDS किया है। इधर मरीज के पिता का कहना है कि डॉक्टर वकार ने मरीज को बड़े डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी थी और ना ही उनके द्वारा फीस ली गई और ना ही इलाज किया था। मेरे ऑफिस के पास के डॉक्टर श्री वकार साहब को पड़ोसी होने के नाते मैंने दिखाया। उन्होंने देखने के बाद में बताया कि ये कोई बड़े डॉक्टर को दिखाइए आप, और इसी वजह से मैं इंदौर में बॉम्बे हॉस्पिटल में मेरी बेटी को लेके आया और मैंने उपचार के लिए यहाँ कार्रवाई की, जिसमें कि पाया गया कि उसको फंगल इन्फेक्शन है। इस वजह से उसका उपचार यहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल में चल रहा है। और वकार साहब के द्वारा केवल एक मेरी मदद की मित्र होने के नाते, ना ही उसमें उन्होंने कोई फीस ली, ना ही कोई उन्होंने कुछ उपचार किया। इनका यह कहना पड़ रहा है कि मैंने म्यूकोरमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस बोलते हैं उसके पेशेंट्स को देखा, जो कि मैंने गलत किया। यहाँ पर मैं किसी पेशेंट का इलाज नहीं कर रहा था। यहाँ पे जितने भी पेशेंट आ रहे थे उनका एक प्राथमिक तौर पर डायग्नोसिस बना के उन्हें हायर सेंटर्स पर भेज रहा था। अभी मेरे द्वारा डायग्नोस किए गए 2 पेशेंट ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में इंदौर में एडमिट हैं और जिनकी सर्जरी हो चुकी है, जिसमें से एक 22 साल की लड़की है, उसकी कल ही बॉम्बे हॉस्पिटल में सर्जरी हुई है। और उसके पिताजी ने आज फ़ोन करके धन्यवाद दिया कि डॉक्टर साहब आपने उसको समय पर रहते इस बीमारी को पकड़ लिया, जिससे मेरी बेटी की जान बच सकी। इनके जो है इन्होंने CMHO ऑफिस में अपने क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया। इसके अलावा यहाँ पर आने का मुख्य कारण ये था कि सोशल मीडिया में भ्रामक जानकारी दे रहे थे ब्लैक फंगस के इलाज की, और इनका प्रिस्क्रिप्शन भी हमको मिला था जिसमें इनके द्वारा ब्लैक फंगस की जो इंजेक्शन है उसको प्रिस्क्राइब किया गया था, और जबकि उसके लिए ऑथराइज नहीं है। तो आज जो यहाँ पर जो क्लिनिक है वो सील किया जा रहा है। नापाखेड़ी पुलिया के पास 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बरोठा TI शैलेंद्र मुकाती ने बताया कि बरोठा मार्ग पर बरखेड़ा के आगे नापाखेड़ी पुलिया के पास 2 बाइक की आपस में टक्कर हो गई, जिससे नितेश उर्फ टीनिया पिता मनोहर लाल सांसी निवासी बरोठा की मौके पर ही मौत हो गई और शांतिलाल पिता वृंदावन लाल शर्मा निवासी बरोठा फाटा ने जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान अंतिम सांस ली। बरोठा पुलिस ने दोनों के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। नापाखेड़ी जोड़
मेन रोड बरोठा पर दो मोटरसाइकिलें आमने सामने टकरा गई, जिससे दोनों ही चालक की मृत्यु हो गई, जिसमें एक व्यक्ति टिनिया उर्फ नितेश पिता मोहनलाल सांसी उम्र लगभग 28 वर्ष निवासी बरोठा एवं दूसरा व्यक्ति शांतिलाल पिता वृंदावन लाल शर्मा लगभग उम्र 45 वर्ष, ये बरोठा फाटा नेवरी के रहने वाले थे। दोनों ही मोटरसाइकिलें आमने सामने टकराई। विधायक गायत्री राजे पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मुख्यमंत्री की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिला चिकित्सालय में कोरोना वार्ड में 400 बेड की व्यवस्था होगी, जिसमें 300 बेड ऑक्सीजन युक्त होंगे। आपको बता दें कि फिलहाल जिला चिकित्सालय में 160 ऑक्सीजन के बेड उपलब्ध हैं। साथ ही 10 बेड का बच्चों का आईसीयू बनाने की भी तैयारी की जा रही है। इसके लिए शासन की ओर से राशि भी आ गई है। अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए प्रशिक्षित 25 नर्सें अपनी सेवाएं देंगी। विधायक निधि से एक ऑक्सीजन प्लांट लग गया है, जो जल्द शुरू होगा। एक ऑक्सीजन प्लांट शासन की ओर से भी लगाया जा रहा है, जिसमें अभी समय लगेगा। इसके अलावा ब्लैक फंगस के बारे में बताया गया कि इसका उपचार मेडिकल कॉलेज में बने हॉस्पिटलों में ही किया जाएगा। ब्लैक फंगस के लिए अमलतास हॉस्पिटल में एक वार्ड तैयार किया जा रहा है। उद्देश्य मेरा ये था कि आने वाले समय में कभी तीसरी लहर आती है तो उसकी क्या तैयारी हम कर रहे हैं, उससे सबको अवगत कराना था, तो वो सबको बताया। कुछ ऑक्सीजन बेड की आपने चर्चा करी है? हाँ, ऑक्सीजन बेड बढ़ाए हैं, ऑक्सीजन प्लांट आ गया है। इसके अलावा आईसीयू बच्चों का बन रहा है, ब्लैक फंगस के लिए वार्ड बन चुका है और हम आगे का पोस्ट कोविड केयर के लिए एक वार्ड अलग से इफ्का में जो बना हुआ है, उसको अब वहाँ पे पोस्ट कोविड केयर भी हुआ करेगा, तो ये जानकारी देंगे। वैसे तो अस्पताल में भर्ती मरीजों के मन में अपनी बीमारी को लेकर भय रहता है और जल्द स्वस्थ होने की चिंता लगी रहती है। अस्पताल के वातावरण से ही एक तरह का डर मरीजों के जहन में बना रहता है। दरअसल औद्योगिक क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए 250 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। इस कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों को ऐसा लगता ही नहीं कि वह किसी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं। यहाँ मरीजों के मनोरंजन के लिए डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ गानों की धुन पर नृत्य करने के साथ गरबा करते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर और नर्स का गरबा करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इससे कोरोना का उपचार करा रहे मरीजों के चेहरे पर भी खुशी साफ देखने को मिल रही है। कोविड केयर सेंटर में डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय सहित 50 से अधिक लोगों का स्टाफ मरीजों के इस तरह देखभाल करते हैं। जैसे भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव पेशेंट हुआ, पॉजिटिव पेशेंट हुआ, उनके वार्ड अलग बना रखे हैं, सस्पेक्टेड पेशेंट्स के वार्ड अलग बना रखे हैं, उनका मनोरंजन करते हैं, भजन चलाते हैं, सुबह भजन बजाते, शाम को भजन चलाते हैं। मतलब कुल मिलाकर उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया जाता है। मेडिकेशन अपना काम करती है, बाकी सुबह योगा भी कराया जाता है, हाथ वगैरह दिलाने, मशीन वगैरह सब यहाँ पर नेबुलाइजर वगैरह किया जाता है टोटल में। और अभी और भी एक्टिविटीज़ हम इसमें फॉलो करने वाले हैं, जैसे कि सिंगिंग वगैरह है, तो डांसिंग वगैरह जो होता है, गरबा वगैरह करते हैं, स्टाफ नर्स वगैरह, या फिर कुछ पेशेंट जो नेगेटिव है उनके साथ में गरबा किया जाता है। कुछ पेशेंट जो सेटल्ड है वो कुछ सिंगिंग करना चाहते हैं या फिर कुछ हाथ से कविता वगैरह करना चाहते हैं, ये सब होने वाला है। ये हमारे जो सुपीरियर्स है के द्वारा ये सब एक्टिविटीज़ होने वाली है। कोरोना महामारी में सार्थक भूमिका निभाता अमलतास हॉस्पिटल। यहाँ है 550 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त कोविड वार्ड, जिसमें 100 बेड का आईसीयू और 450 बेड ऑक्सीजन सुविधा से लैस है। अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के संस्थापक सुरेश सिंह भदौरिया व चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में हॉस्पिटल की ट्रेंड स्टाफ और अनुभवी चिकित्सकों की टीम हर पल मरीजों की सेवा के लिए तैयार रहती है। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ का एक भी स्टाफ संक्रमित नहीं हुआ। एकमात्र अस्पताल जो उज्जैन, आगर, देवास और शाजापुर के 1600 से ज्यादा कोरोना मरीजों का उपचार कर उन्हें सकुशल घर भेज चुका है। हर वक्त है आपके साथ अमलतास हॉस्पिटल। हमारा पता है बांगरगांव, देवास उज्जैन हाईवे 7272426514 और 7024107416। लॉकडाउन में वैसे तो हर कोई परेशान है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान गरीब वर्ग है। खासकर प्रतिदिन कमाकर खाने वालों के लिए तो ये दिन अभिशाप बन चुके हैं। लेकिन शहर में कई संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने मानवता की डोर को थामे रखा है। ऐसे ही एक संस्था है शीतला माता भक्त मंडल।
इस संस्था ने लॉकडाउन लगते ही जरूरतमंदों तक निःशुल्क भोजन पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है वह आज तक जारी है। संस्था की कमान संभाल रहे कमल कौशल व पवन यादव ने बताया कि 10 अप्रैल लॉकडाउन से ही निरंतर जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है, जिसमें भक्त मंडल परिवार के सभी सदस्य अपनी सेवा दे रहे हैं। इस पुनित कार्य में नरेंद्र काका, सूरज अमोलिया, त्रिलोक लश्करी, राजू काका, संजय कुशवाहा, कालू सूर्यवंशी, विक्की मालवीय, सावन यादव, मनीष राठौर, नीलेश पाल, मनीष चौहान, गणेश काका, सचिन सिसोदिया, मोहित लाडूना, अभिनव जानू एवं मां शीतला माता भक्त मंडल चैरिटेबल निकास चौराहा की पूरी टीम भागीदारी निभा रहे हैं। मां शीतला माता भक्त मंडल द्वारा निरंतर 38 दिनों से यहाँ पर भोजन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें हर ज़रूरतमंद लोगों के लिए प्रतिदिन यहाँ पर भोजन के साथ में एक मिठाई और जो हमसे बनता है फल फ्रूट में केले या खरबूजे, आम, जो भी यहाँ पर रहते हैं सब ज़रूरतमंद को यहाँ पे आते। करीबन 500 पैकेट यहाँ पर भोजन के तैयार होते हैं, जिसमें हमारे भाई कमल कौशल जी, सूरज अमोलिया जी, संजय कुशवाहा जी, त्रिलोक लश्करी जी, हमारी पूरी टीम निरंतर ज़रूरतमंद लोगों के लिए यहाँ पर भोजन के पैकेट तैयार कर रही है। लॉकडाउन लगने के 2 दिन बाद से यहाँ पर निरंतर ज़रूरतमंद लोगों के लिए भोजन के पैकेट तैयार हो रहे हैं। जो अभी लॉकडाउन सुनने में आया है 30 तारीख तक है, हम उसके बाद भी यहाँ पर ज़रूरतमंद लोगों के लिए भोजन के पैकेट तैयार किए जाते हैं। नागदा की बीमा अस्पताल कोविड सेंटर में यूं तो कई मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे 4 मरीजों को भी ठीक कर दिया गया जिनका संक्रमण 65% के पार जा पहुंचा था। यही नहीं, इन लोगों का ऑक्सीजन लेवल भी 82 पर लुढ़क गया था। लेकिन बीमा अस्पताल कोविड सेंटर की कमान संभाल रहे डॉक्टर संजीव कुमरावत व उनकी टीम ने हार नहीं मानी और उम्र के 60 दहलीज पार कर चुके 4 मरीजों को मौत के मुंह से खींचकर उनके घर पहुंचा दिया। इन मरीजों को ठीक करना इतना आसान भी नहीं था। कई बार तो उन मरीजों का शुगर लेवल भी सारी सीमाएं लांघ गया, लेकिन डॉक्टर कुमरावत की टीम ने हार नहीं मानी और आखिरकार ऐसे 4 मरीजों को शनिवार के दिन घर रवाना कर दिया गया। बीमा कोविड अस्पताल नागदा मानवता की सेवा के लिए समर्पित है। हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। आज भी हमने 4 मरीज डिस्चार्ज किए हैं। इनमें भेसोला निवासी मरीज अति गंभीर थे, हाई रिस्क मरीज थे। एक तो उनकी उम्र 72 ईयर्स थी, उनका ऑक्सीजन 82% था, लंग्स में इन्वॉल्वमेंट 65% था, उनको बीपी था, उनको शुगर था। एक चैलेंज हमारी टीम के सामने था, उस चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया और आज उनका पूरी तरह से स्वस्थ करके उनको डिस्चार्ज किया। ऐसे ही पलथोड़ा मकरावन की महिला है, उनका 55 से 60% लंग से इन्वॉल्वमेंट था। उनका FPO2 जो है वो 80-85% के करीब आ रहा था। आज उनको भी डिस्चार्ज किया। इंदौर की मांगलिया इंदौर की निवासी एक महिला पेशेंट को हमने डिस्चार्ज किया और कलसी का एक युवक जो कि अति गंभीर अवस्था में आया था उसको भी हमने डिस्चार्ज किया। तो बीमा कोविड अस्पताल नागदा लगातार अपनी मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है। आप सभी से निवेदन है, मास्क लगा कर रखें, लॉकडाउन का पालन करें, 2 गज की दूरी बना के रखें और बार बार हाथ धोएं। बहनों ने मेरा बहुत अच्छा टेकल किया, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा किया, पूरा सहयोग दिया और आपने सब ने मेरे को अच्छा बहुत ही बढ़िया अच्छी व्यवस्था हुई यहाँ पे। मैं जब आया था मैं सांस लेने में बहुत दिक्कत थी और आज बिल्कुल बढ़िया हो गया। बहुत अच्छा लगा सर, डॉक्टर साहब भी अच्छे थे, इनकी टीम भी सब अच्छी थी, पूरा पर ध्यान रखा इनने और अच्छे से रखा मेरे को। चलो आप बिल्कुल बढ़िया लगा, डॉक्टर अच्छा खुद आराम रहा, खाना वाना बढ़िया रहा। सब बढ़िया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत एवं पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत द्वारा 15 मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें प्रशासन को भेंट की गई। इसने संस्थापक पंकज मारू ने बताया कि गहलोत द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम की CSR राशि से नागदा, खासरोद और आलोट के लिए कुल 1 करोड़ 10 लाख की राशि स्वीकृत की थी। श्री राम कॉलोनी स्थित स्नेह परिसर पर शनिवार को एक सादे कार्यक्रम में 14,62,000 रुपए लागत की 10 लीटर प्रति मिनट क्षमता की 5 लीटर प्रति मिनट क्षमता की 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें जो 90 से 96% शुद्धता वाली ऑक्सीजन प्रदाय करती है तथा 50 ऑक्सीजन फ्लो मीटर मास्क के साथ अनुविभागीय अधिकारी आशुतोष गोस्वामी, नगर पुलिस अधीक्षक मनोज रत्नाकर, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कमल सोलंकी एवं कोविड प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमरावत को प्रदान की। गहलोत ने बताया कि बीमा अस्पताल में लगने वाले 45 लाख रुपए लागत के
PSA तकनीक पर कार्य करने वाले ऑनलाइन ऑक्सीजन प्लांट जो 250 लीटर प्रति मिनट की क्षमता से ऑक्सीजन पैदा करेगा। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अशोक मालवीय, भाजपा मंडल महामंत्री OP गहलोत, महेश चंद्र राठौर, नितेश उपाध्याय सहित पत्रकारगण मौजूद थे। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर आपके पास खबरों को लेकर कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।